इस देश की राजनीति और एजेंसियों में एक आदमी और एक ऐप ने भूचाल मचा दिया है, सबको परेशानी में डाल दिया है, हड़कंप मचा हुआ है। महादेव बोकैप और सौरभ चंद्राकर कि भैया ये एक जूस वाला है जिसने अपनी शादी रचाई तो उसमें 500-700 करोड़ रुपया खर्च दिया। शाम होते होते एजेंसियों को ये कह दिया कि ये पैसा तो चुनाव में बघेल को देने के लिए आया। अब बघेल कौन है? ये सीएम का नाम है या कोई और है? से ये ऐप चल रहा था, कैसे चल रहा था, कौन इस पर सट्टा खेल रहे थे, कौन इस पर बैटिंग कर रहे थे? शिवम ने ये दावा किया अपने वीडियो बयान में कि वो भूपेश बघेल को, उनके बेटे को, बिट्टू भैया को, एसपी प्रशांत अग्रवाल को और वर्मा जी को जानता है। क्यों सरकारें, क्यों अधिकारी ये इस तरह की चीज़ें चलने देते हैं? हमने इसे 2020 में जब वो सुर्खियों में आया था, हमने तभी बैन क्यों नहीं किया? इस देश की राजनीति और एजेंसियों में एक आदमी और एक ऐप ने भूचाल मचा दिया है, सबको परेशानी में डाल दिया है, हड़कंप मचा हुआ है। महादेव बोकैप और सौरभ चंद्राकर ये दो ऐसी चीजें हैं जिनके कारण सभी जांच एजेंसियां और मुझे आपको ये क्यूरियोसिटी हो गई है कि आखिरकार ये कौन है भाई जो जूस वाला होकर एक ऐप के जरिए बैटिंग करवाता है और करोड़ों अरबों रुपए का मालिक बन जाता है। उसके पास कितनी इनकम है इसका कोई हिसाब ही नहीं है। कब से ये ऐप चल रहा था, कैसे चल रहा था, कौन इस पर सट्टा खेल रहे थे, कौन इस पर बैटिंग कर रहे थे, ये सब चीजें पता नहीं। कैसे ये आदमी सुर्खियों में आया? कौन है सौरभ चंद्राकर? कैसे उसने महादेव ऐप बनाया और ये महादेव ऐप कैसे राजनीति में एंटर कर गया ईडी के रास्ते होता हुआ? ये बहुत सारे सवाल आजकल आप मीडिया में पढ़ रहे होंगे और चर्चा का विषय भी बने हुए हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये बंदा चर्चा में आया कैसे। सौरभ चंद्राकर ये छत्तीसगढ़ का रहने वाला है। इन सब का गढ़ जो है, इस ऐप के साथ जो भी पैसा कमा रहे हैं उनका गढ़ है भिलाई। भिलाई के आसपास के कुछ लोग थे जिन्होंने ये ऐप बनाया और इससे कमाई शुरू की, बैटिंग लगवाना शुरू किया। लेकिन 3 साल पहले सुर्खियों में कब आए? जब ईडी की एक जांच पॉलिटिकल लोगों के यहाँ से होती हुई एक जूस वाले तक पहुंची कि भैया ये एक जूस वाला है जिसने अपनी शादी रचाई तो उसमें 500-700 करोड़ रुपया खर्च दिया। बॉलीवुड के सितारों को इस तरह से बांधकर ये ले आया अपनी शादी की स्टेज पर जैसे इसके लिए 200-400 करोड़ रुपया कोई मायने ही नहीं रखता हो। एक जूस वाला इतना अमीर कैसे हो गया? बस यहीं से बुरे दिन शुरू हुए महादेव ऐप के। अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि ये ऐप कैसे कमाल करता है और कैसे छत्तीसगढ़ के भिलाई के रहने वाले 2-3 लोगों ने लाखों करोड़ों रुपए इस ऐप के जरिए बनाए। इतना ही नहीं किया, वो राजनीति के शीर्ष पदों पर बैठे लोगों और परिवारों तक जुड़ गए। और इसका भंडाफोड़ कब हुआ? अब जब छत्तीसगढ़ का विधानसभा चुनाव चल रहा है। मुझे ये लगता है कि अगर छत्तीसगढ़ का विधानसभा चुनाव ना होता तो ये जो सट्टे का गोरख धंधा है जो मोबाइल फोन पर खेला जाता है, ये ना जाने और कितने दिन चलता रहता। ये चुनाव की देन है कि सट्टेबाज और सट्टेबाजों का पूरा धंधा एक्सपोज हो गया क्योंकि मसला फंडिंग का खड़ा हो गया। पहली चर्चा जूस वाले की, सौरभ चंद्राकर की, ये करेंगे कि आखिरकार उसने कैसे इतना पैसा बनाया, ये ऐप बना कैसे, ये ऐप बनता कैसे है। वैसे मुझे तो इतनी जानकारी नहीं थी जब तक मैं इस खबर में नहीं घुसा था, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग ये जानते होंगे जो बैटिंग करते हैं मोबाइल फ़ोन पर अलग अलग ऐप के जरिए। स्पोर्ट्स के नाम पर ये बैटिंग करवाई जाती है, ग्राहक को खाते दिए जाते हैं, छोटे छोटे पहले 500-500 रुपए के दाव खेलना सिखाया जाता है और अगर वो शुरू में हारता भी है तो भी उसको जीतता हुआ दिखा देते हैं ताकि आदमी और उत्साहित हो और उसे लगे कि जैसे मैं बहुत बड़ी जीत हासिल करके आया हूं और पैसे बन गए। 500-500 की बाजी से 1000-1000 रुपए बना लेता है, लेकिन जब वो बड़ा दाव खेलता है तो वो हार जाता है। यही कमाल है और इसी तरह से महादेव ऐप के कर्ता धर्ता पैसे बनाते थे। वो ज़्यादातर किन लोगों को शिकार बनाते हैं या बनाते थे? वो बनाते थे उन लोगों को जो ग्रामीण इलाकों में रहते हैं। मोबाइल फ़ोन का डेटा तो उनके पास है पर नौकरी नहीं है। उन लोगों को फंसाते थे अपने चंगुल में, उनको प्रोत्साहित करते थे कि आप छोटी छोटी बैटिंग से बड़े दाव में जाएं, उनको जीतता हुआ दिखाकर, और बेनामी खातों के जरिए सारा पैसा लेन देन होता था।
यानी जिस खाते में आप पैसे डालते हो वो विदेशी होता है, और जो आपकी इनाम की रकम आपको मिलती है जब तक कि आप बड़ा दाव नहीं लगाते, वो भी बेनामी होती थी और उस अकाउंट में पैसे आ जाते थे। चलिए, ये तो एक अलग जांच का पहलू है। अब आपको ये अचानक विधानसभा चुनाव के बीच में, आज की डेट में अगर हम माने तो छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा मुद्दा बीजेपी के हाथ महादेव ऐप का ही लगा हुआ है। ये सुर्खियों में कैसे आया मसला? सुर्खियों में आया है 4 दिन पहले। एक रेड हुआ छत्तीसगढ़ में, और उस रेड में ये पता लगा कि एक बॉक्स आया है, गाड़ी के अंदर बॉक्स रखा हुआ था, वो बॉक्स पकड़ा गया। असीम दास नाम का एक कुरियर वो बॉक्स लेकर आया था, उस बॉक्स को खोला गया, ईडी के अधिकारियों ने देखा, उसमें 3 करोड़ रुपए से ज़्यादा रकम थी। अब ये रकम कहाँ से आई? असीम दास से पूछताछ शुरू हुई। असीम दास ने कहा वो तो एक कोरियर है, ये पैसा दुबई से आया है और इलेक्शन की फंडिंग के लिए आया है। जांच थोड़ी और आगे बढ़ी, असीम दास के ठिकानों पर रेड हुई, वहां से थोड़ा कैश और मिल गया। वैसे ही बेरोजगारी और इतनी कंगाली और इतनी महंगाई के सीजन में ऐसे पैसा मिलना, जाहिर सी बात है जांच एजेंसियों के कान खड़े हो गए। और क्योंकि चुनावी माहौल सजा हुआ था छत्तीसगढ़ में, तो इसके और भी अलग अलग कनेक्शन जोड़े जाने लगे। लेकिन असीम दास ने शाम होते होते एजेंसियों को ये कह दिया कि ये पैसा तो चुनाव में बघेल को देने के लिए आया था। अब बघेल कौन है? ये सीएम का नाम है या कोई और है? इन सब चीज़ों पर कयास लगने लगे। इस बीच सीएम भूपेश बघेल ने इस बात का खंडन किया और सीधे आकर कहा कि ये तो उनको बदनाम करने की साजिश है। लेकिन रात गुजरने की देर थी, अगले दिन और एक नया कांड हो गया। शुभम नाम का एक शख्स जो है, उसने अपना एक वीडियो मैसेज डाल दिया। जिस तरह से फेसबुक पर लाइव करते हैं, पोस्ट डालते हैं, उस तरह का शुभम नाम के एक शख्स ने मैसेज डाला और वो कई किरदारों को आगे ले आया। अब सौरभ चंद्राकर, जो कि महादेव ऐप के कर्ता धर्ता बने फिरते थे, उनके बारे में भी उसने खुलासे किए। एक कोई रवि उपल का नाम आया, उस बारे में भी खुलासे किए। ये सब बात में बताएंगे, लेकिन पहले ये खुलासा करते हैं कि राजनीतिक भूचाल कैसे आया उसके इन खुलासों से। शिवम ने यह दावा किया अपने वीडियो बयान में कि वो भूपेश बघेल को, उनके बेटे को, बिट्टू भैया को, एसपी प्रशांत अग्रवाल को और वर्मा जी को जानता है। वर्मा जी उनके एक करीबी हैं और सलाहकार के तौर पर छत्तीसगढ़ सरकार में चीफ मिनिस्टर ऑफिस में काम करते हैं। अब कहानी शुभम ये बताता है कि भैया मुझे तो दुबई भेजा गया था, महादेव ऐप मैंने बनाया था, मैं ही सारा काम करता था और मुझे भेजा गया था दुबई काम धंधा बढ़ाने के लिए, और ये सब मुझे सीएम से की तरफ से ही ये ऑफर दिया गया था कि आप जाइए, दुबई चले जाइए और काम धंधा बढ़ाइए। उन्होंने कहा कि इसकी शुरुआत कैसे हुई? ये क्या कहता है शुभम? कहता है कि जब मेरा महादेव ऐप चल रहा था, अच्छा खासा कारोबार चल रहा था छत्तीसगढ़ में और अच्छी बैटिंग वेटिंग लगा के पैसा कमा रहा था, तो इसके लड़के पकड़े जाने लगे। बहुत सारे सैकड़ों लड़के लगा रखे हैं इस धंधे में इन्होंने, और कहते हैं कि ज़्यादातर वो छोटे छोटे कारोबारों से और ज़्यादातर जूस वगैरह के काम से ही जुड़े हुए थे। लोगों को जूस पिलाते पिलाते जो है ये सट्टा खिलवाने लगे मोबाइल फ़ोन पर। सो टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाया, ऐप बनाया और उससे महादेव ऐप के जरिए ये सट्टे वाला हिसाब किताब, सारी बुक जो है उस पर तैयार करने लगी। लड़के पकड़े जाने लगे जगह जगह। तो इसने संपर्क किया और इसको मिलवाया गया वर्मा जी से। वर्मा जी ने हफ्ता तय किया। ये सब दावे शुभम कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ, जो उसके वीडियो बयान में है। और कल से मीडिया में ये बयान सुर्खियाँ भी बना हुआ है। कितना सच है कितना झूठ है ये सब तो ईडी जांच में पता लगाएगी, लेकिन हम तथ्य बता रहे हैं और जो आरोप हैं उनकी बात कर रहे हैं। इसने कहा कि मेरे साथ हफ्ता सेट हो गया, 10 लाख रुपया महीने की बात हुई, मैं देने लग गया, लेकिन ये काम रुका नहीं और वर्मा जी से बात करने के बावजूद मेरे लड़के पकड़े जाते रहे। खैर, थोड़ी देर बाद इसकी मुलाकात जो है वो प्रशांत अग्रवाल से करवाई गई। अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी हैं। प्रशांत अग्रवाल बेशक इस बात से इनकार करते हैं, लेकिन ये कहना है शुभम का कि प्रशांत ने एक अपने इंस्पेक्टर के जरिए उससे मुलाकात की। वो इंस्पेक्टर इनका खासम खास बताया जाता है, उसके ज़रिए ये पुलिस अधिकारी तक पहुंचा। पुलिस अधिकारी ने सब बातें की और इसकी मुलाकात जो है वो बिट्टू भैया से हुई। बिट्टू भैया जो है वो सीएम के बेटे को कहा जाता है। हुई या नहीं हुई ये या तो ये करेक्टर जान सकते हैं या फिर शुभम बता सकता है। लेकिन अगला पेंच ये था कि भूपेश बघेल पर वो आरोप लगाता है कि उन्होंने ही कहा कि तुम दुबई चले जाओ, तो वो कहता है कि मैं दुबई चला गया और कितना लेन देन और कितना पैसा इस सारी सेटिंग में हुआ ये बात वो कई बार बता भी चुका है और एजेंसियों को भी कह चुका है। सो वो दुबई चला गया। वो कहता दुबई में मेरी मुलाकात हुई 2 लोगों से जो कंस्ट्रक्शन के काम में थे,
और उनमें एक जो था वो सौरभ चंद्राकर था और दूसरा रवि था। और इन्हीं दोनों के जरिए उसने दुबई में अपना काम आगे बढ़ाना शुरू किया। लेकिन धीरे धीरे महादेव ऐप के वो मालिक बन गए, क्योंकि उनको छत्तीसगढ़ के सीएम का आशीर्वाद मिला हुआ था। और शुभम को उन्होंने जो है इस पूरे मसले में फेमस होने की बजाय खुद फेमस होना शुरू कर दिया। और वो कहता है वो फेमस हो गए इस ऐप के जरिए, जबकि कायदे से शुभम का यह दावा है कि शुरुआत उसने की थी और सीएम ने उसे भेजा था। लेकिन दुबई जाने के बाद उसको नीचे कर दिया गया और सौरभ चंद्राकर और रवि इसके कर्ता धर्ता बन बैठे। इस बात को लेकर उसने शिकायत भी की, लेकिन हुआ कुछ नहीं। अब शुभम ये आरोप लगाता है कि वो सीएम के कहने पे दुबई गया था और 508 करोड़ रुपए की रकम जो है वो कांग्रेस की जो छत्तीसगढ़ सरकार थी उसको शुभम का दावा है कि अब तक जा चुकी है। अब बड़ा सवाल है कि चुनाव में शुभम बोल रहा है, चुनाव में ये मसला बाहर आया है, इसका कितना असर होगा, ये कितना सच है कितना झूठ है, कब से 508 करोड़ रुपया दिया गया, किस किस को दिया गया, किसकी मार्फत गया, कब कब गया, ये सब चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन होगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इस तरह के आरोप चुनाव के टाइम बाहर आते हैं, हम सब लोग भी जो है उसको बड़ी शिद्दत से उठाते हैं, लेकिन फिर उसके बाद इन मसलों का क्या होता है या कौन इस मसले में या ऐसे किसी मसले में सजा पाया, ये हम भूल जाते हैं, आप भी भूल जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन एक बवंडर खड़ा कर दिया जाता है चुनाव में। क्या ये एक बवंडर है या हकीकत है? आज इस बात पर सबसे बड़ी नज़र टिकी हुई है और जांच एजेंसियों के आगे भी सवाल है कि ये सिर्फ चुनाव के मद्देनजर लगाया गया आरोप है या एक आपस की मिलीभगत को, या एक ये कह सकते हैं कि आपस की एक साझेदारी को बेनकाब किया गया है तो क्यों किया गया? और अगर ये इतने दिन से चल रही थी तो आखिरकार इसको क्यों नहीं पकड़ा गया? अब एक और बात, केंद्र सरकार ने जब ये पूरी छीछल इधर हुई तो उसके बाद महादेव समेत 22 ऐप को बैन कर दिया गया, 22 ऐप्स बैन कर दिए गए। सवाल ये है कि क्या, मतलब मेरा सीधा सवाल है, मुझे इस बात की नॉलेज नहीं है कि क्या ये गैम्बलिंग ऐप जो है ये चल सकता था मोबाइल पर भारत में या नहीं। अगर नहीं चल सकता था तो चल कैसे रहा था? और दूसरी बात यह है कि अगर चल रहा था तो लोगों को लूट रहा था इसका एजेंसियों को तब क्यों नहीं पता लगा? अरबों करोड़ों रुपया इसने 2-3 साल में अगर लूटा है तो ये रुक सकता था या नहीं रुक सकता था? अगर रुक सकता था तो क्यों नहीं रोका गया? और ये रोकना किसका काम था? एक ऐप बंद करके हम अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। एक आदमी ने 3 साल गलत काम किया जो बड़े बड़े लोगों को जानता था, कोई आदमी बड़े बड़े लोगों को जानता था तो वो गलत काम कर कैसे रहा था? और अगर उसका काम सही था तो फिर उसे बैन क्यों किया गया, उसे बंद क्यों किया गया? और अगर वाकई ही वो बैन करने लायक था तो वो इतने साल बैन क्यों नहीं हुआ? और ऐसे कितने ऐप और हैं? क्या एक जूस वाले का ऐप बंद होने से भारत में मोबाइल फोन पर जो बैटिंग चल रही है वो बंद हो गई? या तो इस बात का अश्योर एक गारंटी मिल जाए कि हाँ ये बंद हो गई है, आगे से कोई आदमी सौरभ चंद्राकर की तरह, शुभम की तरह, रवि की तरह साधारण अनजान लोगों को लूट नहीं पाएगा, उनको सट्टा लगाने के लिए प्रोत्साहित नहीं कर पाएगा। तब तो हम मान लें चलिए ये बढ़िया कदम हुआ, महादेव के चक्कर में बाकी धंधा बंद हो गया। लेकिन अगर कल को कोई महादेव फिर आ जाएगा, कोई नया ऐप लेके या नाम बदलकर महादेव का सुखदेव के नाम से शुरू कर दिया जाएगा तो हम क्या करेंगे? ये बड़ा कंसर्न है, ये आपसे जुड़ा हुआ मसला है, ये पब्लिक इंटरेस्ट का मसला है। कैसे कोई हमारे लोगों को लूट सकता है? और दूसरी बात, अगर कोई हमारे साधारण लोगों को 200, 500, 1000, 5000 लूट कर करोड़ों रुपया बनाकर अपनी शादी पर बॉलीवुड के स्टार्स को नचवा रहा है, करोड़ों रुपए की फंडिंग राजनीतिक पार्टियों को दे रहा है, तो मुझे लगता है इससे बड़ा गंभीर अपराध कोई नहीं हो सकता। ये तो जूस वाले का दिमाग जो है वो भारत की सारी एजेंसियों को, सारे सिस्टम को, सारी सरकारों को मात दे गया। ऐसे ऐसे महान लोगों को तो किसी सरकार के काम में लगाना चाहिए जिनकी इतनी काबिलियत है कि जूस पिलाते पिलाते वो लोगों का जूस निकाल गए। गजब की बात है सुनकर। और ये सारी 3-4 दिन से जब से ये खुलासे में सुन रहा हूं, मुझे लगता है कि ये कमाल के लोग हैं। और कैसे एक जूस वाला किसी अधिकारी को, कैसे एक जूस वाला किसी एडवाइजर को, कैसे एक जूस वाला किसी चीफ मिनिस्टर के घर तक प्रवेश कर जाता है? फिर तो हर जूस वाले को प्रवेश कर देना चाहिए, सबकी काबिलियत सेम ही होती है। या इन लोगों की काबिलियत बढ़ाने और घटाने में कहीं ना कहीं सियासी किरदारों का रोल होता है। जूस वाला था इसलिए लेते रहो पैसे, लूटता रहे लोगों को। आखिर ये हुआ कैसे?
ऐसे पिछले 3 दिनों से सैकड़ों सवाल मेरे मन में आ रहे हैं कि क्या भारत में लोगों को लूटना इतना आसान है? क्या लोगों को बहकावे में लाकर पैसे बनाने का झांसा देकर खुद करोड़ों रुपए इकट्ठा करना और एजेंसियों का, पुलिस का, सरकार का सोते रहना, ये सब ऐसे ही होता है? कभी मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनियां होती थी, फिर फाइनेंस वाली चिटफंड कंपनियां आ गई, अब ये नए जूस वालों के मोबाइल ऐप आ गए। जैसे जैसे दौर बदल रहा है, ठगी का अंदाज भी बदलता जा रहा है और हर एक में अधिकारियों, कर्मचारियों और सरकार के नुमाइंदों का नाम आना ही आना है। इसका मतलब ये हुआ कि ये लूट का जो सारा तंत्र चल रहा है, आम लोगों को जो लुटवाया जा रहा है, उसमें ये पूरे तंत्र के लोग अलग अलग किरदारों में शामिल हो रहे हैं। कोई भी राज्य देख लीजिए, कोई भी सरकार देख लीजिए, कहीं भी ठगी, चीटिंग कुछ भी होता है लोगों के साथ बड़े स्तर पर, हजारों लाखों की संख्या में, उसमें अधिकारियों, कर्मचारियों और सियासी लोगों का कोई ना कोई रोल या उन पर आरोप लगेगा ही लगेगा। आखिरकार अब वक्त नहीं आ गया है कि लोग खुद खड़े हो जाएं। मुझे ये लगता है कि हमारे देश में बहुत सारी आबादी है, बहुत सारी मुसीबतें हैं, बहुत सारी फ्रस्ट्रेशंस हैं, उनको निकालने के लिए ये लोग इस चंगुल में फंस जाते हैं। पर एक मैं दावे से बात कह सकता हूँ, चलिए लोगों को ये कह दिया जाता है कि लोग क्यों जाते हैं, क्यों दावा लगाते हैं। मैं उल्टा आरोप लगाता हूँ, क्यों सरकारें, क्यों अधिकारी ये इस तरह की चीज़ें चलने देते हैं। हमने आज बैन कर दिया महादेव बुक ऐप को, हमने इसे 2020 में जब वो सुर्खियों में आया था, हमने तभी बैन क्यों नहीं किया? कम से कम 3 सालों में जो लोग लुटे, जिन लोगों का पैसा गया, ग्रामीण लोग बहुत से बर्बाद हुए, कम से कम वो तो बच गए होते। क्यों सोती रहती हैं सरकारें, क्यों सोता रहता है सिस्टम, क्यों सोते रहते हैं अफसर? किसी दबाव में या किसी लालच में? पब्लिक इंटरेस्ट में ये सवाल इनसे पूछना बनता है। आज महादेव बंद हो गया, कल कोई नया महादेव आ जाएगा, परसों कोई नारद आ जाएगा और उसके बाद कोई जो है किसी और नाम से खुल जाएगा। लेकिन लूटने पीटने का तरीका बंद नहीं होगा जो सीधा पब्लिक की जेब का पैसा जाता है। इसको कैसे बंद करना है, आज ये सोचना है। सबसे बड़ा पब्लिक इंटरेस्ट यही है। आज हमने महादेव का मुद्दा उठाया, चाहे वो पोल्यूशन का मुद्दा हो, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे वो ड्रग्स का मुद्दा हो, चाहे वो विदेशी संबंधों का मुद्दा हो, चाहे वो वीज़ा का मुद्दा हो, चाहे वो वॉर का मुद्दा हो। हम हर इशू पब्लिक इंटरेस्ट में हमेशा उठाते हैं, आगे भी उठाते रहेंगे। और हो सकता है कि हमारे सवाल किसी को चुभें, लेकिन हम जनता के साथ हैं, पब्लिक के लिए पब्लिक की बात करते हैं। तो पब्लिक हित में ये सब करना और जिनको सवाल चुभते हैं उसको महसूस करना हमें ठीक से आता है। आप रोज़ रात 9 बजे पब्लिक इंटरेस्ट एबीपी न्यूज़ पर ज़रूर देखें, क्योंकि ये आपका टाइम है, ये आपका शो है, इसमें आपके मुद्दे उठाए जाते हैं और ये एबीपी न्यूज़ के अलावा शायद और कहीं नहीं होता। तो सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे मेरे साथ पब्लिक इंटरेस्ट में मुलाकात होगी आपसे।